1986 में अमेरिकन फोर्सेस का लीबिया पर हमला हो, 2002 में इराक पर या फिर 2014 में सीरिया पर, अमेरिका ने जब चाहा मिडिल ईस्ट की तकदीर बदलने की कोशिश की है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो पिछली कई दहाइयों से इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, और वो है ईरान। आज भी अमेरिका और इजराइल ईरान के किले में क्रैक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं होगा। तारीख गवाह है कि पिछले 600 सालों से ईरान के बॉर्डर्स का 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल पाया, फिर चाहे हमलावर रोमन्स हों, अरब्स, तुर्क्स, रशियंस या फिर ब्रिटिश एम्पायर ही क्यों ना हो। ईरान ने बार बार ये साबित किया है कि वो बड़े से बड़े हमले को भी झेलने की ताकत रखता है। लेकिन आखिर इस ताकत का असल राज क्या है? वो क्या चीज है जो ईरान को बाकी अरब मुल्कों से बिल्कुल अलग और सख्त जान बनाती है? द डिस्कवरी कोर में एक बार फिर से खुशामदीद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं उस गिफ्ट की जो ईरान को कुदरत की तरफ से मिला है। ईरान को अगर एक सेंटेंस में समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ा किला है। ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद बनाई हैं। इस मुल्क को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है। साउथ में मौजूद ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जो ईरान के साउथ से आने वाले दुश्मनों के लिए एक दीवार की तरह काम करता है। साउथ वेस्ट की तरफ ये ज़ाग्रोस पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता इराक की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये इतने सख्त और ऊंचे हो जाते हैं कि टर्की के साथ एक इम्पॉसिबल बॉर्डर बनता है। जहां पहाड़ नहीं है वहां दलदली इलाके हैं, खासकर जहां टाइग्रेस और यूफ्रेटिस रिवर आपस में मिलती हैं। ये मार्शलैंड्स यानी दलदली इलाके भी एक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम करते हैं, जैसे किले के सामने एक गहरी खंदक होती है। ये बात तो रही इराक और टर्की के साथ बॉर्डर की। नॉर्थ का रुख किया जाए, जहां कैस्पियन सी या अजरबैजान है, वहां अल्बोर्ज माउंटेन रेंज हिफाजत के लिए मौजूद है। ईस्ट की तरफ देखेंगे तो वहां छोटी छोटी पहाड़ी रेंजेस ईरान के गिर्द एक रिबन की तरह लिपटी हुई हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती है। यानी ईरान को चारों तरफ से इन पहाड़ों ने एक किले की तरह महफूज रखा है, जबकि साउथ में पर्शियन गल्फ इस किले की आखिरी दीवार है। अगर कोई पर्शियन गल्फ से कब्जा करने आता है तो सामने 1.5 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं, जो तकरीबन 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए हैं। किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन एक अहम किरदार अदा करती है। ऐसे ही कुदरती पहाड़ी सिलसिलों ने अफगानिस्तान को भी आज तक महफूज रखा हुआ है, फिर चाहे दुश्मन सोवियत यूनियन हो या फिर अमेरिका। ऐसे ही ये पहाड़ ईरान की सेफ्टी के लिए भी इतने अहम हैं कि पिछले 600 सालों से ईरान पर कब्जा करने के लिए जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए वो नाकाम ही रहे हैं। ईरान के बॉर्डर्स के अलावा अगर अंदर की बात की जाए तो यहाँ 2 बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं, दश्ते कवीर और दश्ते लोत। ये इतने बंजर हैं कि लोग मजबूरन पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। ईरान की टोटल 9 करोड़ आबादी ज्यादातर इन्हीं पहाड़ी इलाकों पर रहती है। यही वजह है कि किसी भी बाहर की फौज के लिए ईरान के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल करना हमेशा से एक खौफनाक ख्वाब रहा है। जमीन से आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरफ लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस बन सकते हैं तो दूसरी तरफ सप्लाई लाइंस की तंगी, तंग रास्ते और सख्त मौसम उनके लिए नित नए चैलेंजेस खड़े कर सकता है। पर यहाँ कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। यही पहाड़ी सिलसिले जहां ईरान की हिफाजत करते हैं, वहीं ये ईरान को कैद भी कर देते हैं। इतिहास में देखा जाए तो जब भी ईरान ने वेस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, यही पहाड़ी सिलसिले ईरान के लिए भी बड़ी रुकावट बने हैं। यही वजह है कि ईरान अपने साउथ और वेस्ट में प्रेजेंस बनाए रखने के लिए डायरेक्ट जंग नहीं करता, बल्कि उन्होंने शिया प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूतीज, इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस और पैलेस्टाइन में हमास और इस्लामिक जिहाद। ये तो रहा ईरान की जियोग्राफी का फायदा। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ का पूरा नॉर्दर्न हिस्सा शुरू से लेकर आखिर तक अकेले ईरान के पास है,
جبکہ نچلے حصے کو 7 کنٹریز آپس میں شیئر کرتی ہیں: عراق، کویت، سعودی، بحرین، قطر، UAE اور عمان۔ پرشین گلف کی اس انٹرنس کو اسٹریٹ آف ہارموز کہتے ہیں، جس کے نارتھ میں صرف ایران کی کوسٹ لائن ہے، جبکہ ساؤتھ میں عمان کا چھوٹا سا حصہ۔ ہارموز پر ایران کی سائڈ پہ ایک وی شیپ بنتا ہے، جس کی وجہ سے 3 سائڈ سے ایران اس حصے کو بہتر کنٹرول کر سکتا ہے، اور نچلا حصہ جو عمان کے پاس ہے وہ ایک تو پوائنٹڈ ہے، دوسرا وہاں تنگ پہاڑی راستے ہیں، اور یہ ہارموز پر صرف 50 کلومیٹر تک نکلا ہوا ہے۔ اس پوائنٹ پہ ایران کے لیے ہمیشہ سے ہارموز کو بند کرنا کافی آسان رہا ہے، اور اب آخرکار انہوں نے یہ آپشن US اسرائیل کے حملوں کے بعد استعمال بھی کر ڈالا۔ ایران صاف صاف کہہ چکا ہے کہ اگر کسی بھی ملک کا کوئی جہاز ہارموز کی طرف بڑھا تو اسے جلا دیا جائے گا۔ اس سے وہ صرف گلف کنٹریز ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو پریشر میں لا سکتا ہے، کیونکہ دنیا کا 20% آئل اور قطر کی 90% LNG کے ساتھ ساتھ ورلڈ اکنامی کا 5% اسی ہارموز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 2025 میں ورلڈ اکنامی $120 ٹریلین تھی، اور ہارموز بند ہونے کے بعد اس میں سے $6,000 ارب اچانک سے مٹ جائیں گے۔ اگر ایران پر کوئی بھی قبضہ یا حملہ کرنا چاہے گا تو ایران کے پاس ہارموز بند کر کے پوری دنیا کو پریشر میں ڈالنے کا ایک قیمتی ایسٹ موجود ہے۔ ایران کے پاس تیسرا فائدہ ہے ایک بہت ہی لمبی کوسٹ لائن کا۔ ایران کا ٹوٹل پیری میٹر 8,731 کلومیٹر ہے، جس میں سے 2,815 کلومیٹر سمندری کوسٹ ہے، کیسپین سی اور پرشین گلف پر، یعنی ایران کے بارڈر کا 32% سمندری کوسٹ لائن ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی معمولی کوسٹ نہیں ہے۔ نارملی کوسٹ کے بعد ریت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر پہاڑی سلسلے ہیں جہاں ایران نے سیکرٹ لوکیشنز پر میزائل بیٹریز نصب کر رکھی ہیں۔ یہاں غاریں اور کئی بلائنڈ اسپاٹس ہیں جو سیٹلائٹ یا ڈرون سے دیکھنے پر نظر ہی نہیں آتے۔ اگر کوئی دشمن سمندر سے زمین پر اتر بھی جائے تو انہیں فوراً ہی پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں سے اچانک ان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ جیوگرافی، اسٹریٹ آف ہارموز اور مشکل کوسٹ لائن کے بعد ایران کو باہر کے انویڈر سے بچانے والی تیسری شیلڈ ہے وہاں بسنے والی الگ الگ قومیں۔ کیسے؟ ایران ایک ملٹی ایتھنک ملک ہے، مطلب وہاں صرف ایک قوم نہیں رہتی۔ یہاں پرشین، ازیری، کرد، عرب، بلوچ اور ترکمین سمیت اور بھی الگ الگ قبیلے بستے ہیں۔ جب کسی بھی ملک کی عوام مختلف قوموں کو ملا کر بنتی ہو تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے ہر کسی کو خوش رکھنا۔ ہر گروپ اپنے اپنے رائٹس چاہتا ہے، اپنی زبان اور کلچر کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہاڑی علاقوں پر مختلف قبیلے اپنی اپنی زبان اور کلچر کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہر کسی کے آپس میں کئی 100 سال پرانے اختلافات ہیں۔ بے شک ایران نے سب کو شیعہ مسلمز کی امبریلا کے نیچے ایک کر کے رکھا ہے، لیکن پھر بھی اکثر یہاں پروٹیسٹ دیکھے جاتے ہیں۔ ریسنٹلی دسمبر 2025 میں شروع ہونے والے پروٹیسٹس آج کی ڈیٹ تک چل رہے ہیں، جس میں ابھی تک 7,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ یہ 1979 کے اسلامک ریولیوشن کے بعد سب سے بڑا پروٹیسٹ ہے۔ ان سب کو کنٹرول کرنا اور ایک ہی امبریلا کے نیچے لانا ایران کے لیے ہمیشہ ایک مشکل کام رہا ہے، کبھی ایک گروپ ناراض تو کبھی دوسرا۔ یہ ملٹی ایتھنیسٹی جہاں ایران کے لیے ایک پرابلم ہے، وہیں باہر سے آنے والے کسی انویڈر کے لیے اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جو بھی ایران پر قبضہ کرنے کا سوچے گا، پہلے تو اسے جیوگرافی سے لڑنا ہوگا اور پھر اندر کے لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا، جو کہ ایک ناممکن کام لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برٹش کولونیل دور میں جہاں سب کانٹیننٹ پر برٹشرز کا راج تھا، ایران کو کبھی کوئی اپنی کالونی نہیں بنا پایا۔ اس بات کا اندازہ US اسرائیل کو بھی اچھی طرح سے ہے، تبھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلامک رجیم کا تخت الٹ دیں، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ ایران کو بغیر لوگوں کی طاقت کے ہرانا قریب ناممکن ہے۔ 1941 میں برٹش اور رشینز نے یہاں قبضہ کیا، وہ بھی ایران کے شاہ کے بیٹے کی مدد سے، اور مقصد تھا کہ ورلڈ وار 2 میں نازی فورسز ایران کو اپنی بیس نہ بنا لیں۔ اس دوران بھی ایران کے مختلف گروپس گورنمنٹ کے خلاف ہو گئے اور ایک سول وار جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان گروپس کا بے شک آپس میں اختلاف ہے، پر ریلیجیسلی یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔
ईरान की 95% पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स हैं। इतिहास में देखा जाए तो जब भी ईरान पर बाहर से हमला हुआ है तो इस मौके पर ये सारे एक हो जाते हैं। सितंबर 1980 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन ताज़ा आया था तो सद्दाम हुसैन ने सोचा कि अभी ईरान की आर्मी बिल्कुल बिखरी हुई होगी और सिस्टम काफी कमजोर होगा। ये सोचते हुए इराक ने ईरान पर कब्जा करने की नीयत से हमला कर दिया। पर जिस जंग को सद्दाम हुसैन ने हल्का लिया था वो अगले 8 सालों तक चलती रही। शुरुआत में इराकी आर्मी काफी अंदर तक घुस चुकी थी, लेकिन 2 सालों में ही ईरान ने अपनी जमीन वापस ले ली। इस जंग में सिर्फ ईरान की मिलिट्री ही नहीं बल्कि आम लोगों ने भी जंग में हिस्सा लिया और सारे एक अम्ब्रेला के नीचे आकर जान देने लगे। सद्दाम हुसैन को उम्मीद थी कि ईरान के अरब्स इराकी साइड में शामिल हो जाएंगे, कुर्द्स हंगामा आराई करेंगे जिससे ईरान अंदर से टूट जाएगा। पर सद्दाम हुसैन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो ग्रुप्स जिनके आपस में इख्तलाफात थे जंग के दौरान सारे शिया मुस्लिम्स की छतरी के नीचे एक हो गए, जिससे ईरानी नेशनलिज्म मजीद मजबूत हो गया। 8 सालों तक चलने वाली जंग और 10 लाख कैजुअल्टीज के बाद आखिर में इराक भी थक चुका था और ईरान भी। पर जमीन का 1 इंच भी लिए बगैर सद्दाम हुसैन को हार माननी पड़ी। ईरान का सबसे खतरनाक हथियार उसकी आर्मी नहीं, उसका साइज है। ये मुल्क छोटा टारगेट नहीं जिसे चंद हफ्तों में कैप्चर कर लिया जाए। ये 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई एक स्ट्रेटेजिक भूल भुलैया है, यानी इसमें 2 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। अगर कोई फौज सरहद पार भी कर ले तो उसे फौरन जीत मिलना नामुमकिन है। उन्हें सदियों पुराने पहाड़ी रास्तों, रेगिस्तानी प्लेटोज और गहराई में मौजूद शहरों तक पहुंचना होता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ कॉन्सेप्ट। मतलब दुश्मन जितना अंदर घुसता जाता है उतना ही ज्यादा उसकी सप्लाई लाइंस लंबी होती जाती हैं। फ्यूल और लॉजिस्टिक्स का प्रेशर बढ़ता जाता है और रुकावटों को और ज्यादा वक्त मिलता रहता है। इसके अलावा तेहरान, इस्फहान या मशहद जैसे शहर बॉर्डर पर नहीं बल्कि अंदर की तरफ महफूज हैं, जहां तक पहुंचते पहुंचते दुश्मन थक चुका होता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान की जमीन खुद एक खामोश मुहाफिज की तरह है जो वक्त को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए द डिस्कवरी कवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।